नमस्कार मित्रों, टॉपिक्स विद अर्पित में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे हाल ही में नेपाल में हुए राजनीतिक अस्थिरता और जेन-ज़ी प्रोटेस्ट के बारे में। उसका क्या कारण था, उसके क्या फॉलआउट्स हुए हैं और भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस घटना को किस रूप में देखा जा रहा है और इसके क्या क्या कारण हुए हैं। 8 सितंबर 2025 को शुरू हुए इस आंदोलन में, जिसको जेन-ज़ी प्रोटेस्ट कहा गया है, इसकी परिणति हुई पीएम ओली के इस्तीफे के साथ और वहाँ पर राजनीतिक तख्तापलट हो गया है। आप देख सकते हैं नेपाली संसद का यह चित्र, जिसमें धू-धू कर संसद जल रही है। पूरी तरह से वहाँ के सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को, मीडिया संस्थानों को, सुप्रीम कोर्ट, संसद आदि सभी को नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया है। नेपाल की सेना ने सत्ता को संभाल लिया है कुछ समय के लिए। निषेधाज्ञा यानी कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और टेक ओवर कर लिया है नेपाल की सेना ने। जन आक्रोश के कारण क्या क्या रहे, पहले हम उनको जानें। तात्कालिक रूप से देखा जाए तो नेपाल के पीएम द्वारा नेपाल में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप आदि सभी प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया, जिसके कारण बड़ी संख्या में जन आंदोलन उमड़ पड़ा। आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को रोज़गार मिलता है। बहुत सारे जेन-ज़ी यानी नए युवाओं को इन प्लेटफॉर्म के द्वारा कमाई हो रही है, तो वो कैसे अपनी कमाई को नष्ट होते हुए देख सकते हैं, वो भी एक कम्युनिस्ट सरकार की जिद के कारण। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये भी बताया जाता है कि सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार था, राजनीतिक अस्थिरता, जो लगातार 15 साल में नेपाल ने 17 गवर्नमेंट्स देखी हैं। इस अस्थिरता से भी जनता परेशान थी और एक कारण ये भी माना जाता है कि वहाँ जो राजा हैं उनके प्रति लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग राजा की भी मांग दोबारा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा नेपाल में बढ़ गया था। नेपाल के जो नेता हैं उनकी संतानों को उनके व्यापारों में प्रॉफिट कराया जा रहा है। ये सबसे वहाँ की जनता बहुत नाराज़ है। तीसरा कारण बताया गया है चाइना का प्रभाव। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम ओली, उन चाइना से अत्यंत नज़दीकी के कारण उन्होंने अपने देश में चाइना की भाषा मंडारिन को लागू कर दिया है, हिंदी को बंद कर दिया। नेपाली संस्कृति को दरकिनार करते हुए वे वहाँ पर कम्युनिस्ट संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और देश की संप्रभुता को भी नेपाल के प्रधानमंत्री अपने देश की संप्रभुता को चाइना के प्रभाव में कमतर करते जा रहे हैं। तीसरा, बड़ी संख्या में देखा जा रहा है कि वहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, मिशनरियों के द्वारा क्रिश्चियंस में बदला जा रहा है लोगों को। इससे भी लोग नाराज़ हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है यूएस और चाइना, इनकी आपस की जो रंजिश है उसका प्लेग्राउंड बन चुका है नेपाल की राजधानी काठमांडू, जो हमने इस घटना के जरिए देखा था। मिंट के आर्टिकल में बताया है कि नेपाल की इस घटना के पीछे आर्थिक बदहाली भी महत्वपूर्ण कारण रहा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था बहुत समय से सही नहीं चल रही है, आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। जॉबलेस ग्रोथ भी इसका बहुत बड़ा कारण बताया गया है। और राजनीतिक अस्थिरता के बारे में तो हमने चर्चा की ही है। नेपाल की वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य क्या होगा, इसको हम कुछ मीडिया आर्टिकल्स के द्वारा समझते हैं। एनडीटीवी का आप देख रहे हैं फोटो, इसमें उन्होंने बताया है कि हिंसा का आलम इतना तीक्ष्ण रहा है कि पूर्व पीएम की पत्नी को जीवित जला दिया गया। क्या आप इसको कोई आंदोलन या प्रोटेस्ट कह सकते हैं? यह देखा जाए तो पूरी तरह से अराजकता का दौर था, जो हम कह सकते हैं युवाओं के आंदोलन को अराजक तत्वों ने हाईजैक कर लिया। राष्ट्रपति के आवास पर लोगों ने तोड़फोड़ की, कब्जा कर लिया। यह भी किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं, एक तरह की अराजकता ही थी। 9 सितंबर को शाम को आर्मी चीफ ने नेपाल में शांति स्थापित करने की अपील की करते हुए टेक ओवर किया। और वहाँ के जो आंदोलनकर्ता हैं जेन-ज़ी जिन्हें कहा जा रहा है, उनकी मांग है कि बालेंद्र शाह एक व्यक्ति हैं जो अत्यंत पॉपुलर हैं नेपाल में, उनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। पत्रकारों का कहना है कि कुछ समय पूर्व उनकी मुलाकात यूएस के राजदूत से भी हुई है। हो सकता है अमेरिका की भी इसमें कुछ भूमिका रही हो। उनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग हो रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्टर फॉरेन करस्पॉन्डेंट गीता मोहन के अनुसार नेपाल की मीडिया ने कहा है कि फॉर्मर जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधान बनाने पर बात चल रही है
और हो सकता है इसमें सहमति भी बन जाए। सुशीला कार्की जो हैं वो भारत के प्रति नर्म रवैया रखने वाली हैं। हो सकता है उनके बनने से भारत और नेपाल संबंधों में स्थिरता आए। नेपाल में अस्थिरता का कारण यूएस और चाइना को देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि चाइना से बढ़ती करीबी नेपाल की और एंटी यूएस एक्सिस के रूप में उभरना। चाइना ने जो विक्ट्री परेड की थी अभी जो बीजिंग में विक्ट्री परेड हुई थी, जिसमें किम जोंग उन, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और बाकी अन्य देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गए, उसमें नेपाल के प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। ये नेपाल सरकार की चाइना से करीबी दर्शाता है। और अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स पर एक तरफा बैन लगा देना और केवल एक चाइनीज़ प्लेटफॉर्म शायद जिसका नाम बेवोर है उसको ही संचालित होने की अनुमति देना, ये सब चीन के प्रति उमड़ता नेपाल का प्यार जो है वो अमेरिका को खटक रहा है। हो सकता है, विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकन डीप स्टेट विस्तारित सत्ता ने साउथ ईस्ट एशिया में अपना एक और प्रोजेक्ट नेपाल में रिजीम चेंज को ऑपरेट किया हो। रिजीम चेंज करना अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत पुराना हथियार रहा है। जहाँ जहाँ उनके खिलाफ सरकारें होती हैं उनको बदलना, गिराना और डीलेजिटिमेट करना, ये उनका काम रहा है। नेपाल सरकार को हटाने में भी अमेरिकन सरकार की भूमिका हो सकती है, ताकि चाइना को यह संदेश दिया जा सके कि नेपाल उनके करीब गया तो उसका क्या हश्र हो सकता है। भारत पर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत ने क्या कदम उठाए हैं इस घटना के बाद, उनको हम जानें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी घटना के तुरंत बाद रात पर ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसकी बैठक केवल तब होती है जब देश में कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हो अथवा साउथ ईस्ट एशिया में कोई बड़ी घटना घटित हुई हो, उस घटना के बाद प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया आई और उसमें जो सधे हुए शब्दों में बात कही गई है वह डिप्लोमेटिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का कहना है कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। यह जानकर बहुत पीड़ा हुई कि अनेक युवाओं की जान गई है। उन्होंने किसी राजनीतिक नेता आदि का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने वहाँ की जनता से अपील की है कि युवाओं की जान जाना अच्छा नहीं है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी भारत चाहता है कि नेपाल में स्थिरता रहे, शांति हो और समृद्धि हो। नेपाल के सभी भाई बहनों से विनम्र अपील है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। नेपाल से भारत का रोटी बेटी का संबंध है। वहाँ के सभी नागरिकों से भारत अपील करता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। शांति, स्थिरता और समृद्धि में ही कल्याण है। यह जो ट्वीट प्रधानमंत्री का है, यह भारत और नेपाल संबंधों की व्यापकता, सुदृढ़ता और पारस्परिकता को दर्शाता है। इसमें गहरे संदेश समाहित हैं। पीएम द्वारा नेपाल की जनता से सीधे संवाद स्थापित करने का प्रयास नेपाल और भारत के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को दर्शाता है। नोट करने वाली बात यह है कि भारत और नेपाल के संबंध आरंभ से ही बेहतर रहे हैं, किंतु पीएम ओली ने 2020-21 में नेपाल के मैप में कुछ बदलाव किए, जिसमें उन्होंने भारत के हिस्से लिपुलेख और काला पानी को शामिल कर लिया, जो भारत और नेपाल के बीच अविश्वास होने का एक कारण बना। और उनका एक बयान भी आया है वहाँ से, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा है कि राम का जन्म अयोध्या में होने का विरोध जो उन्होंने किया उसके कारण मेरी सत्ता चली गई। मैं भारत के सामने अगर झुककर रहता तो मेरी सत्ता कभी नहीं जाती। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि भारत ने उनकी सत्ता हटवाने में योगदान निभाया है। हालांकि ये सब बेजा आरोप हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत की पॉलिसी सदा से रही है कि हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत करते हैं। यानी सभी देश और सह अस्तित्व को माने, एक दूसरे के अस्तित्व को माने और एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करें। किसी के आंतरिक मैटर्स में कोई दखलंदाजी ना की जाए। चाइना से नज़दीकियाँ पीएम ओली की कितनी बढ़ गई थी उसका उदाहरण है कि वे अपनी जनता से पूरी तरह कट चुके थे। उन्हें अपने में जनता से कटने का जो दोष है वो नहीं दिख रहा है और वे भारत को अपनी असफलता का दोष दे रहे हैं। यही उनकी तथाकथित समझदारी को उजागर कर रहा है। भारत के लिए इस घटना से क्या संदेश है उसको भी जानना बहुत आवश्यक है। भारत के कुछ तथाकथित विद्वान, तथाकथित बड़े बड़े टीचर्स और
इन्फ्लुएंसर्स इच्छा जाहिर कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि इस तरह का उपद्रव भारत में भी हो जाए, भारत में भी तख्तापलट हो जाए। खाली बैठे इन लोगों को इच्छा है कि भारत में भी राजनीतिक अस्थिरता हो और भारत में भी आग लगे, लोग मारे जाएं। ऐसे इच्छा रखने वाले ना तो भारत की सभ्यता को जानते हैं, ना संस्कृति को जानते हैं। भारत में कभी ये दुस्वप्न ना हो सकता है, ना होगा, क्योंकि भारत एक सभ्यतागत लोकतंत्र है जिसका उदय उत्तरामेरूर अभिलेख में उल्लिखित ग्रामीण स्वशासन से लोकतंत्र की जननी के रूप में हुआ है, जिसने राजतंत्र, सामंतवाद, गुलामी आदि सभी दौर झेले, किंतु कभी अपनी विविधता में एकता जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों के तत्वों को भूला नहीं। चुनावी लोकतंत्र में उतार चढ़ाव, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन, अन्ना आंदोलन, किसान आंदोलन, इमरजेंसी जैसे अनेक चरण देखने के बावजूद भारत का लोकतंत्र कभी कमज़ोर नहीं हुआ। आज भी हमारी जनता का लोकतंत्र में विश्वास है। हम मत के द्वारा अपनी सत्ता चुनते हैं, ना कि आंदोलनों के द्वारा, हिंसा के द्वारा और उपद्रव के द्वारा। इसी का परिणाम है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अमेरिकी समाचार पत्र लिख रहे हैं कि भारत 4 वैश्विक महाशक्तियों में से एक है। यह भारत के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इस घटना के बाद कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जिनका काम ही है रैंकिंग्स जारी करना, अन्य देशों को अपने पैमानों पर तौलना, उनकी एक रैंकिंग आपको पता होगी, डेमोक्रेसी रैंकिंग एक जारी होती है। उसमें उन्होंने बताया है कि नेपाल जो है वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, उसको दिया है ईडी टैग, और भारत को दिया है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी ईए टैग रेड। यानी भारत में चुनावी ऑटोक्रेसी यानी तानाशाही है और नेपाल में चुनावी लोकतंत्र है। इस घटना के बाद हो सकता है उन्हें समझ में आ जाए कि किस देश में तानाशाही है और किस देश में वास्तविक लोकतंत्र। जिस देश में 17 गवर्नमेंट 15 साल में बदल गई, जहाँ की जनता अपने हुक्मरानों से पूरी तरह से कटी हुई है और हुक्मरान जनता से बिल्कुल कटे हुए हैं, उनको आप इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बता रहे हैं और भारत जैसे प्रबुद्ध लोकतंत्र को आप इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बता रहे हैं। यही आपके इन संस्थानों द्वारा जारी की गई रैंकिंग्स की अप्रासंगिकता को बयां करता है। एक और रैंकिंग देख लीजिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अक्सर जारी होता है और भारत को सबसे ज़्यादा अनहैप्पी देश बताने वाला ये इंडेक्स है। इसने नेपाल को भारत से अच्छी रैंकिंग 92 दी है और भारत को 118 दी है। आपको याद होगा जब बांग्लादेश में अनरेस्ट हुआ था तब इन लोगों ने बांग्लादेश को ही भारत से अच्छी रैंकिंग दी हुई थी, क्योंकि इनका उद्देश्य है कि बढ़ते हुए प्रबुद्ध लोकतंत्र समृद्ध भारत को, जो लोकतांत्रिक रूप से बढ़ रहा है, किसी भी तरह डिमोनाइज किया जाए। किंतु अपने इन मंसूबों में ये कभी सफल हो नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत एक प्रबुद्ध लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अंतिम रिक्वेस्ट यही है कि कुछ लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत में भी ऐसी दुर्घटना हो जाए, उनसे प्रार्थना है कि हमें कभी भी गांधी जी के आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए। गांधी जी के आदर्श यही कि विरोध दर्ज भी अगर हम कराएं तो सत्य के आग्रह के साथ, सत्याग्रह के साथ। सत्याग्रह के द्वारा सत्ता परिवर्तन करना भारत की आत्मा का हिस्सा है। हृदय परिवर्तन भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हमें कभी भी उपद्रव और हिंसा का सहारा नहीं लेना है। भारत लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक तौर तरीकों द्वारा ही हम सरकार से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। यदि आपको मेरा ये व्याख्यान जो नेपाल अनरेस्ट पर दिया गया है अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आगे किन किन टॉपिक्स पर हम चर्चा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टॉपिक्स पे बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।